हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत सेट सा 2023 जो परीक्षा में प्री बोर्ड परीक्षा के माध्यम से अभ्यास से कराया गया था, इसी सेट को हल करेंगे। जो आपके वार्षिक परीक्षा में इन्हीं सेटों में से प्रश्न जो है पूछे जाने हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों जो 4 सेट दिए हैं हर विषय के, इन्हीं सेटों से आप परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इनमें आपको पूरा हल सहित संपूर्ण हल 1 से 23 से प्रश्न तक पूरा हल जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एवं आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। हम देखेंगे यह प्रश्न का जो समय रहेगा वो 3 घंटा है। पूर्णांक 75 अंक का है। यह जो पूर्णांक है 75 अंक का, यह नियमित विद्यार्थियों के लिए रहेगा, लेकिन प्राइवेट वाले जो छात्र हैं उनके लिए 100 अंकों में से ही गणना की जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं प्रश्न पत्र में, जो हर प्रश्न पत्र में निर्देश दिए रहते हैं और इन प्रश्न निर्देशों को भली भांति समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो हम देखेंगे निर्देश नंबर 1, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए 1 से 5 तक 6 30 प्रश्न रहेंगे। 1 अंकों के 30 अंकों के ये प्रश्न रहेंगे। 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न तक 2 अंक रहेंगे। 18 से 20 तक 3 अंक वाले रहेंगे, जिसकी शब्द सीमा 75 रहेगी। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 4 अंक रहेंगे, जिसकी शब्द सीमा 120 रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प है। अब देखेंगे, ये था निर्देश। अब देखेंगे हम सेट में प्रश्न कैसा है। पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया हुआ है ये 1 अंकों के 6 प्रश्न हैं, 6 अंकों के। पहला है आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। अब कब से आरंभ है, ये हमको 4 विकल्पों में से एक सही है, जिसको छांट करके लिखना है। जो सही है उस पर हम लिख लेंगे। तो इसके लिए हमने जो बोर्ड की साइट से उत्तरमाला प्राप्त हुई है, इस उत्तरमाला को भी हम देख लें। तो इस उत्तरमाला में बोर्ड दिया हुआ है 1 से 23 तक पूरे प्रश्न हल हुए हैं। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ संवत 1900 से ये उत्तरमाला में लिखा है। तो ये सारे प्रश्न हल सहित इसमें हैं, तो हम इन्हीं को देखेंगे। देख लेते हैं हम प्रश्न पहला जो है 4 विकल्प वाला है। तो आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1900 से, ये सही आंसर है। दूसरा है गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। ये गोपियों के अनुसार है। तो क्या है, कड़वी ककड़ी की तरह योग संदेश है, तो बा इसका सही आंसर है। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा, ये किसने लिखा है या किसने कहा है, तो किसने कहा है ये आचार्य विश्वनाथ की ये रचना है। इसके बाद देखेंगे हम नेताजी का चश्मा पाठ विधा है। क्या है ये, कहानी है, तो द सही आंसर है। फिर अगला है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, वहाँ क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ब इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर अगला है भोलेनाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। किसका होता था, ब भभूत का। 1 अंकों के 6 प्रश्न यहाँ पर हल हो जाते हैं। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर हमको रिक्त स्थान पे सही शब्द चयन करना है। यहाँ से यहाँ दिया हुआ है क्रोधी, निडर, कायर, तो यहाँ निडर यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णतः के साथ अंकन खालिस्तान में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, खंडकाव्य में किया जाता है, तो यहाँ खंडकाव्य आ जाएगा। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को खालिस्तान कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, अलंकार से बढ़ती है, तो यहाँ अलंकार आ जाएगा। फिर अगला है सच्चे साधु की पहचान उसके खालिस्तान से होती है,
किससे होती है? विचारों से होती है। यहाँ पर विचारों भर देंगे हम यहाँ से। फिर है अगला, समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है तो कौन से समास में होता है? अव्ययभाव में होता है। फिर अगला है गंतोक का मतलब होता है खालिस्तान में भरना है पहाड़, यहाँ पहाड़ भर देंगे। इस प्रकार एक एक अंकों के 6 जो है रिक्त स्थान हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, यह भी एक एक अंकों के 6 अंकों के हैं। सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आ से स्तंभ बा को मिलाना है तो इसमें हम झरना आंसू लहर इसको घा से मिला देंगे, जयशंकर प्रसाद। फिर दूसरा है बार बार मोहि लागी बुलावा तो इसको डा से मिला देंगे हम, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर तीसरा है गद्य की प्रमुख विधा, छा से मिला देंगे कहानी है। फिर आपकी बंटी, ये जो है मनु भंडारी, आपकी बेटी मनु भंडारी, घा से मिला देंगे। फिर वाच्य के भेद तो ये गा से मिला देंगे 3। फिर अरि वो करुणा प्रभामय, का से मिला देंगे अज्ञा। इस प्रकार ये एक एक अंकों के 6 प्रश्न यहाँ पर संजोड़ी में तैयार हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। दूसरा है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के अंग कौन कौन से देखिए आप, विभाव, अनुभव, स्थायी भाव और संचारी भाव, ये रस के अंग हैं। फिर अगला प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है, इसे हम लिख देंगे। दो स्वर के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? तो स्वर संधि होती है, यहाँ स्वर संधि लिख देंगे। और अगला है जो मीठी वाणी बोलता है हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द मृदुभाषी आ जाएगा। श्वेत पताका किसका प्रतीक है? शांति और अहिंसा का। तो इस प्रकार एक एक अंकों के 6 प्रश्न एक वाक्य में हल हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 5वां, सत्य असत्य कथन लिखिए। यहाँ पर देखेंगे हम संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है, ये सत्य है। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, ये भी सत्य है। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है, ये असत्य है। लोकधन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना, ये सत्य है। माता का आंचल पाठ की रचनाकार मधु कंकारिया है, ये असत्य है। हिरोशिमा कविता अज्ञे ने अपने हवाई जहाज में बैठकर लिखी, ये असत्य है। तो इस प्रकार सत्य असत्य तक जो है प्रश्न 5 तक 6 अंक प्रत्येक प्रश्न में, 6 पंच 30 प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं एक एक अंकों के पूरे। अगर आप यहाँ तक पूरा सही कर लेते हैं तो 30 अंक यहाँ तक आपको मिलना स्वाभाविक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न 6वां, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता या प्रवृत्तियाँ लिखिए। प्रश्न 6वां का उत्तर जो है हम यहाँ पर जो सेट में दिया हुआ है आंसर उसको हम देख लेंगे। तो देखें हम सेट में क्या आंसर दिया हुआ है उत्तरमाला में। यहाँ दिया हुआ है उत्तर, देखेंगे हम कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषता प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1, ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। दूसरा, प्रतीकों का प्रयोग। इस काल के कवियों अपनी रचनाओं में प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसमें अथवा में दिया है कि नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। अब देखिए नई कविता के कवि कौन कौन से हैं, भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार। अब उनकी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश और दुष्यंत कुमार की साय में धूप। ये इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। ये जो प्रश्न है आपके 2-2 अंकों के हैं। तो हम देखेंगे 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। क्या लिखना है, 2 रचनाएं लिखना है और भाव पक्ष लिखना है। तो हम देखेंगे रचनाएं रामचरितमानस और कविता बलि। भाव पक्ष, गोस्वामी तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं। भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कवि तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। इस प्रकार से हम भाव पक्ष में लिख देंगे। अथवा में दिया था कि नागार्जुन की भी 2 रचनाएं और भाव पक्ष में लिखना है। तो नागार्जुन का भी हम देख लेते हैं। रचनाएं सतरंगे पंख वाली, युगधारा,
या अन्य कोई दो सही रचनाएं यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अब भाव पक्ष देखेंगे, नागार्जुन जीवन के, धरती के, जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी कविता में शोषितों एवं शोषक के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता, समसामयिक गतिविधियों पर करारे प्रहार इन्होंने किया है। इस प्रकार से हम भाव पक्ष जो है इनका, नागार्जुन का लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8वां है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। तो इसमें उत्तर देखेंगे हम। गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रति दान में स्वयं न आकर और प्रेम संदेश न भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय नीरस योग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। इस प्रकार से हमको उत्तर को लिख देना है। अब इसी में अथवा में दिया गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, कोई दो तर्क लिखिए। तो देखेंगे परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए। नंबर 1, धनुष अत्यंत पुराना था अतः वह टूट गया, यह तर्क था पहला। दूसरा है, वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में अर्थात कमजोर था अतः राम के छूते ही टूट गया। ये दोनों तर्क परशुराम ने दिए हैं। उसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 9वां। प्रश्न 9 क्या है, स्मृति के पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या तात्पर्य है। अब यहाँ देखेंगे क्या तात्पर्य है। तो कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल मानता है। वह उनकी स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है, अतः वह स्मृतियों को राही का पाथेय मानता है। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसमें अथवा दिया हुआ है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो अब उत्साह क्यों रखा गया है हम देखेंगे। यहाँ पर कवि चाहता है कि व्याकुल और अनमने लोगों के मन में एक शांति आए, वे उत्साहित हो जाएं। इसलिए कवि कहता है, कवि ने कविता में का नाम उत्साह रखा है। वे अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां क्या है, प्रबंध काव्य की परिभाषा एवं उनके प्रकार लिखिए। तो देखेंगे हम प्रबंध काव्य। तो वह काव्य रचना जो कथा, श्रुतों या छंदों की तारतम्यता में बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 महाकाव्य, नंबर 2 खंडकाव्य, नंबर 3 आख्यानक गीतियाँ। ये 3 प्रकार इसमें हो गए। इसके बाद देखेंगे इसमें अथवा दिया हुआ है, वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। अब वीर रस का उदाहरण देखिए। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में हम देखते हैं कि बुंदोलों के हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 11वां, छंद की परिभाषा एवं उनके प्रमुख प्रकार लिखिए। तो छंद की परिभाषा और उसके प्रकार। तो जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार देखिए, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, 2 प्रकार के छंद होते हैं। इस प्रकार से हम इसका उत्तर को लिख देंगे। अब इसके बाद अथवा में दिया हुआ पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति, दोहराव एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस प्रकार से हम उदाहरण देकर के उसको समझा सकते हैं। इसके बाद देखिए, निबंध की परिभाषा लिखते हुए किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। अब यहाँ देखेंगे हम कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और संबद्धता के साथ किया गया हो। निबंधकार हजारी प्रसाद। इस प्रकार से परिभाषा लिख देंगे और निबंधकार का नाम लिख देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद इसमें ही अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम नाटक और एकांकी में अंतर लिख देंगे यहाँ पर
कि नाटक और एकांकी में अंतर निम्नानुसार है। नाटक में अनेक अंक एवं अनेक पात्र होते हैं। दूसरा, नाटक में आधिकारिक कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी चलती है। अब एकांकी में देखेंगे हम, तो एकांकी में एक ही अंक होता है तथा पात्रों की संख्या सीमित होती है। नंबर 2, एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 13 जो है, अब प्रश्न 13 क्या है, स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है। तो हम रचनाएं को देखेंगे। पहले, सूरज कब निकलेगा, बीच में विनय या अन्य कोई 2 सही रचनाएं लिख सकते हैं। भाषा शैली देखें हम, स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक मिलती है। वे विषय की ऊपरी सतह के बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी रचनाओं में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक किस्सा गोई शैली एवं मध्यम वर्गीय जीवन शैली का चित्रण मिलता है। इस तरह से हम भाषा शैली लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे, उसी में अथवा में दिया हुआ है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। इसके प्रश्न से पहले हम अथवा वाले देख लें इसमें, कि इसमें अथवा में दिया था 13वें प्रश्न में कि यशपाल की साहित्यिक विशेषता। तो यशपाल की साहित्यिक विशेषता भी हम देख लें। तो रचनाएं झूठ सच, फूलों का कुर्था, ये रचनाएं हो जाएगी। भाषा शैली देखिए, यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता, उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पत्रानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हम यशपाल जी की भी रचनाएं और भाषा शैली को लिख देंगे। अब इसके बाद 14वां प्रश्न देखेंगे, कैप्टन बार बार मूर्तियों पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो क्यों लगा देता था हम देखेंगे उत्तर में, कि कैप्टन के हृदय में देश प्रेम तथा देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार कर रहा था। उसे भी बिना चश्मे की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है कि एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मणि भंडारी के पिता ने रसोई को भटिया रखाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो हम देखेंगे, इसमें लेखिका मनु भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती है। इस प्रकार प्रतिभा की भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही नए रसोई को भटिया खाना कहकर संबोधित करते थे। इस प्रकार से हम इसके उत्तर लिख देंगे। इसके बाद 15वां प्रश्न देखेंगे हम। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। 15वां प्रश्न, तो शहनाई की रीढ़ जिसे नरकट से बनती है वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। इसलिए इन्हीं कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। अब इसमें अथवा वाला प्रश्न है कि आगे की खोज एक बहुत ही बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी। तो इस उत्तर देखेंगे हम इसमें, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता रही होगी। आग का महत्व और उपयोग सबसे अधिक है। अन्य बहुत से कार्यों में आग की उपयोगिता भोजन पकाने में अधिक है। ठंड से बचने के उपाय, अंधकार के भय को प्रकाश से दूर करना आदि अनेक कारण खोज के पीछे रहे होंगे। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे 16वां प्रश्न। अब 16वां प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर उद्गम, तो इसका जो है शब्द है हमारे पास में उद्गम, तो उद धन गम व्यंजन संधि है। निर्गुण नि धन गुण विसर्ग संधि है।
इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है मुहावरे व लोकोक्तियों में कोई दो अंतर लिखिए। अब अथवा में देखेंगे मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरा वाक्यांश होता है, मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। लोकोक्ति लोकता पूर्ण होती है, लोकोक्ति में पूर्ण स्वतंत्र होती है। इसके बाद 17वां प्रश्न देखेंगे, भोलेनाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है हम देखेंगे यहाँ पर कि भोलानाथ और उसके साथी प्रकृति के साथ स्वतंत्र वातावरण, खेत खलियान, गली मोहल्ले, बगीचे, नदियों, तालाबों में प्राकृतिक वस्तुओं को ही खिलौनों का स्वरूप देकर खेलते थे। खेत के माध्यम से व्यवहार कुशल और संस्कृति से जुड़ते थे। ऐसे खेल सुरक्षित और जीवन उपयोगी साबित होते थे। इसके विपरीत वर्तमान में खिलौने लकड़ी, प्लास्टिक, धातु, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के खेल भी आ गए हैं जो बच्चों को हिंसात्मक गतिविधियों की ओर ले जाते हैं, जो कि उनके लिए असुरक्षित भी है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। अब इसमें अथवा में दिया हुआ है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। अब देखेंगे यहाँ पर मेहनतकश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाले, बादशाह का अर्थ है अपनी मर्जी के मालिक। गंतव्य एक पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय स्थल क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं हैं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। तो ये जो है 17 प्रश्न तक 2-2 अंकों के प्रश्न थे। अब यहाँ से हम 18वां प्रश्न देखेंगे जो 3 अंकों का है। तो निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब क्या है, मन ही मांझ रही डैश बिरहनी बिरह दही। इसका हम संदर्भ सहित प्रसंग का लिखना है जो 3 अंकों का है। संदर्भ पाठ का नाम पद, कवि का नाम सूरदास। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश में गोपियाँ अपने प्रेम मन की बात को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित है। इसी बात का वर्णन इस कविता में किया गया। तो इसका भावार्थ जो है हम इस कविता को भावार्थ जो है अपने शब्दों में या अपनी सुविवेक से लिख देंगे, जिससे आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। अब देखेंगे हम इसका अथवा, अट नहीं रही सट नहीं रही। अब इसका जो संदर्भ है, पाठ का नाम अट नहीं रही, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में फागुन की सुंदरता का वर्णन है। भावार्थ काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर सुविवेक से मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से हम 18वां प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 19 है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश क्या है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे कमली ऊपर से होड़े रहते। संदर्भ पाठ का संदर्भ जो है, पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखेंगे हम इसमें कि जो गद्यांश की सटीक व्याख्या लिखने पर हम इसकी सटीक व्याख्या जो है इसको देख करके लिख सकते हैं, और सटीक व्याख्या लिखेंगे तो हमें सुविवेक से जो है अंक इसमें मूल्यांकनकर्ता के द्वारा दे दिए जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे अथवा में दिया हुआ है कि एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज़ संस्कृत नहीं कहला सकता। इसका जो संदर्भ पाठ का नाम है संस्कृति, लेखक का नाम भदंत आनंद कौशल्यान। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत और सभ्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है। व्याख्या जो है सुविवेक से करना है और सुविवेक से की गई व्याख्या पर मूल्यांकन करता जो है अंक इसमें दे देंगे। इसके बाद प्रश्न 20 है, 3 अंकों वाला ही है ये प्रश्न। मेरे प्रिय शिक्षक विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। मेरे प्रिय शिक्षक, अब मेरे प्रिय शिक्षक आपको जो अच्छे शिक्षक लगते हैं उनके विषय में आपको सविस्तार से जो है अनुच्छेद लिख देना है, और इसमें आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद दिया है वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर 2 मित्रों के संवाद लिखिए।
अब इसमें भी दो मित्रों के संवाद जो आपसी में कैसी परीक्षा की तैयारी चल रही है और किस तरह हमको चैप्टर पूछा जाएगा, इन सारे चीज़ों का विवरण जो है इस विषय में आना चाहिए। इन सारे विषयों का आप बड़ी भली भांति से समझ लें और उल्लेख कर लें, ताकि जो है संवाद अच्छा होना चाहिए। इसके संवाद होने पर मूल्यांकनकर्ता जो है आपको अंक प्रदान करेंगे। इसके बाद देखेंगे 21वां प्रश्न, जो 21वां प्रश्न है वो 4 अंकों का है। तो इसमें जो दिया है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर को लिखना है। अब गद्यांश क्या है देखें हम, तो वीरों का कैसा हो बसंत, आ रहे हिमालय से पुकार, ये उददी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिंगत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये अपठित गद्यांश है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है पहला, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? वीरों का कैसा हो बसंत। फिर वीरों के बसंत के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? तो वीरों के बसंत के बारे में दिगंगत अर्थात सभी दिशाओं प्रश्न पूछ रही है। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश काव्यांश का भावार्थ लिखिए। उपयुक्त काव्यांश का सटीक भावार्थ जो है आपको इसी में से कविता में से लिख देना है। इसके बाद देखिए आप अपठित गद्यांश है, पूर्व नल नूतल जहाँ मेल होता है, वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि से लेकर के उन्हें लेकर हम कर्ज में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। तो इसका जो अपठित गद्यांश का जो शीर्षक है संस्कृति का स्वरूप, क्योंकि इसमें शीर्षक पूछा गया है। दूसरा है उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है, ऐसा हम लिख देंगे। फिर तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का सारांश जो है हमें अपने सुविवेक से इस गद्यांश को पढ़ करके लिख देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 4 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 22 है। प्रश्न 22 क्या है? 4 अंकों का है ये भी। अपने विद्यालय के प्रचार को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये औपचारिक पत्र कहलाएगा। संबोधन लिखने पर संबोधन कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, ऐसे आप अगर लिख देंगे तो 1 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। विषय लिखने पर विषय क्या लिखेंगे? विषय मुझे क्या लिखेंगे? क्योंकि विषय इसमें दिया हुआ है प्रश्न में कि बुक बैंक प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे विषय में? मुझे बुक बैंक से पुस्तक प्रदाय करवाने विषयक, ये हम विषय में लिख देंगे, इसमें 1 अंक मिल जाएगा। अब पत्र का मुख्य भाग लिखने पर मुख्य भाग में लिखना है कि मान्यवर महोदय जी, सनम्र निवेदन है कि मुझे वार्षिक परीक्षा हेतु बुक बैंक की आवश्यकता है, अतः मुझे बुक बैंक दिलाने की कृपा करें, ऐसा हम लिख देंगे तो 1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे लिख देंगे प्रार्थी या आवेदक पेशक लिखने पर पता और दिनांक लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, उसमें 1 अंक मिल जाएगा। इस तरह से 4 अंकों का इसमें। अब देखेंगे अथवा में। इसमें अथवा में क्या है? प्रतिदिन योग करने के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना। अब छोटे भाई को पत्र लिखना है तो प्रिय अनुज नाम लिख देंगे, प्रिय अनुज नाम लिख देंगे भाई का, उसमें 1 अंक मिल जाएगा। पता लिखने पर फिर पता लिख देंगे किस जगह पर आप पत्र पहुंचा रहे हैं। प्रिय भाई अनुज, जिला ग्राम फलाना, ग्राम कोई भी ग्राम आप जहाँ पर लिखना चाहते हैं, फिर जिला लिख देंगे, ये पता हो जाएगा। उसमें लिखने पर आपको जो है 1 अंक मिल जाएगा। फिर पत्र का मुख्य भाग लिखने पर क्या पत्र की आप जो है अपने छोटे भाई को लिखेंगे कि छोटे भाई आप जो है या नाम से संबोधित कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन जो है योग करें, जिससे आपको स्वास्थ्य में जो समस्याएं हो रही है वो उससे समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से आप उसमें लिख देंगे। जो जो बातें आपको लिखना है और भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे, 1 अंक इसमें मिल जाएगा। और जब पत्र आपका बड़ा भाई आपका नाम लिख देंगे, दिनांक स्थान लिख देंगे, उसमें 1 अंक मिल जाएंगे। इस प्रकार से 4 अंकों का इसमें विवरण है। इसके बाद देखेंगे हम 23वां प्रश्न है,
जो 4 अंकों का है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो दिए गए विषय में किसी एक विषय पर, जैसे विषय दिया गया है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, साहित्य और समाचार पत्रों की उपयुक्तता, जल संरक्षण, इन सारे विषयों में से किसी एक विषय पर हमको सारगर्भित और रूपरेखा सहित हमें पॉइंट टू पॉइंट निबंध लिख देना है, ये जो 4 अंकों का है। इस प्रकार 1 से लेकर के 23 तक सारे प्रश्नों को हल हमारे इस वीडियो में हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अन्य विषय का और सेट को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।